बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मैं। महादेवी जी कह रही हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों के बाद कोई लड़की 200 वर्षों से कोई लड़की ही नहीं पैदा हुई थी उनके परिवार में। सुना है उससे पहले लड़कियों के पैदा होते ही उनको परमधाम भेज दिया जाता था, यानी कि मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा की पूजा की और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे यह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वह मेरे अपने साथ हिंदी लेकर आई। वह पूजा पाठ बहुत करती थी और पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचे थे, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो मैं दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जाकर छिपी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने में माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में मैं बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझे। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे यानी 5वीं कक्षा में पढ़ने वहाँ पर गई। चारों ओर यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी और लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। मैस यानी जहाँ पर खाना खाते हैं। उस मैस में प्याज तक नहीं बनती थी, प्याज का भी प्रयोग नहीं होता था वहाँ खाने में। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली 7वें दर्जे में। वह मुझसे 2 साल सीनियर थी। वह कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद में विशेष रुचि रूप से गाती थी वह। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया और यहाँ आकर देखा सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। उसमें से बहुत कुछ निकल पड़ा। ठीक है। तब से किसी अपराधी को जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि यह कविता लिखती है। फिर हम दोनों
फिर हम दोनों में मित्रता हो गई और कास्तवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कविता करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्राय प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और कास्ट वेट से मैडम अपनी हमको साथ ले जाती थी, मतलब हमारी टीचर हमें साथ ले जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओज जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे और कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से हम सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। तब मैंने 100 से कम पदक नहीं मिले थे मुझे उसमें, तो मुझे 100 से ज़्यादा ही पदक मिले थे। महादेवी जी बोल रही हैं। एक बार की घटना है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा ही नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्राय नहीं आ जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इसमें खिलाओ, इस कटोरों में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू जी आए, महात्मा गांधी जी। हम लोग सब अपनी जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और बापू के आते ही उनको वो पैसे दे देते थे। उस समय जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा मैंने उनको दिखाया। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझे मिला है, कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखाओ तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। वो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और मैं लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं, कविता क्या है? कविता क्या है? यह कविता सुनाने का उन्होंने सुनाने को भी नहीं कहा। लौटकर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर मैं बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, चाहे तुम मुझे पीतल की कटोरी में खिलाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है पाठ? अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो, फूल के कटोरे में फिर भी मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार का कटोरा में मिला। कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत काम कर देती थी, मेरी डेस्क साफ कर देती थी, मेरी किताबें ठीक करती थी, रख देती थी ठीक से। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों की मिलीजुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन अब इकड़े तिकड़े और लोकर जैसे मराठी शब्द को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना उनको रहा नहीं जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, जब मराठी कौवा मराठी बोलता है तो जेबुन मराठी
महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी भी पहनती थी और ब्लाउज भी। कहती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वह आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी अपनी भाषा में ही बात करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाना खाते थे, एक प्रार्थना से खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही कर्म चला और जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब हम जहाँ रहते थे वहीं जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। किसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। उसी कंपाउंड में बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वह कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनों को राखी बांधकर ही तब बांधे तब तक भाई निराहार रहना चाहिए। भाई को बार बार कहलाती कि सुबह से भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम पर में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वह भी वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो कि वो हमारा नेक ठीक रखें, मैं शाम को आऊँगी अपने कपड़े लेकर। वह कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माता को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है और मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहक रखती हूँ। मनमोहन, हाँ, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वह अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय कि हम लोग इतने बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था, आज वह सपना खो गया। शायद सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। ये लेसन समाप्त हुआ। आपको समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।